नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और जैसे हम पेपर डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का, तो इसे आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 टू 80 आज डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर 3 से पहले मैं 2 पेपर आपका डिस्कस कर चुका हूँ और ईच में आपके 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर। तो गलती मत कर देना, आप इड़ई मत लिख लेना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, ये सिर्फ वॉच डॉग है। वहीं अगर बात करूं कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसे एम्प्लॉय से पकड़ना और आंसर होगा आपका यहाँ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर सेंट्रल लेवल में बात करेंगे तो अभी आपके संतोष कुमार गर्ग है, कुमार गर्ग, ठीक है ना। ये आपके बरेली से आते हैं, यूपी से, बीजेपी से, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए एक आपका एक्ट था 1948 का। इट वॉज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन ऑन द सोशल सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखना कि इंपॉर्टेंट है कि पहला आपका कैसा था, संवैधानिक निकाय था जो सामाजिक, जो आपकी क्या थी, सुरक्षा थी वर्कर्स से रिलेटेड, उसके लिए बना था इंडिपेंडेंट इंडिया में। द एक्ट गिव्स इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 3941। आप याद रखना कि जब बात आती है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं, खासकर आपका जो आर्टिकल 39 और 41 है वो इससे रिलेट करता है। लिखा हुआ, इट मेक सर्टेन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन टू काउंटर बैलेंस। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सारे जो आपके डीपीएसपी हैं वो समझा रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ, इट मेक सर्टेन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन टू काउंटर बैलेंस और नेगेट एनी डिस्ट्रेस इन द सच अ सिचुएशन टू पर्सन। अब आपका आता है अंडर सेक्शन 212, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, of the act. It is applicable to all the factories and the establishment of in area employing the 10 or more employees. तो सेक्शन 2 अंडर 12 जो आपका आता है, क्लॉज 12 आता है, इसमें आप याद रखना कि ये एक्ट उनके लिए काम करता है, उस संस्था के लिए काम करता है या उस फर्म के लिए काम करता है, उस फैक्ट्री के लिए काम करता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लेना। दिस एक्ट इंक्लूड द मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ फॉर द इंश्योर्ड पर्सन as well as the dependent members of his her family. It also includes the medical covers for the some specific illness with the cash benefits. अच्छा, देख लेते हैं। तो इट कवर्स द 70% ऑफ द एम्प्लॉयज़। भारत में टोटल 70% एम्प्लॉयज़ को कवर करता है, वेगस अंटिल द 91 डेज, बट टू एवल दिस बेनिफिट द वर्कर्स रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूटिंग एटलीस्ट 78 डेज वर्क फॉर द 6 मंथ। अच्छा, अगर इस तरीके के फ़ायदे चाहता है वो कोई भी, अगर वर्कर वेगस बोल सकते हैं, अगर बेनिफिट्स चाहता है तो कम से कम उस फर्म में उसे 6 महीने के अंदर कम से कम 78 दिन काम करना होगा। अगर आगे बात करें तो वेरियस बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, तो एक मेडिकल बेनिफिट्स है, सिकनेस बेनिफिट्स है, मैटरनिटी है, डिसेबलमेंट है, डिपेंडेंट है, और फ्यूनरल और रिहेबिलिटेशन हो गया। देर इज अ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द एक्ट फॉर द मैटरनिटी लीव और एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू। द पीरियड ऑफ द मैटरनिटी लीव इज 26 वीक। याद रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब मैटरनिटी लीव मिलेगी किसी भी महिला को, तो आप याद रखना उन्हें 26 महीने की छुट्टी मिलती है और सैलरी उन्हें पूरी मिलती है। और जब वो क्या करेंगी आप याद रखना कि जब वो ज्वाइन करेंगी दोबारा से, बोल सकते हैं फर्म को, या जॉब पे दोबारा से आएंगी, तो उन्हें 2 घंटे का, जैसे क्या होता है कि जो आपका लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक मिलता है, तो जो नॉर्मल होंगे उन्हें तो 1 घंटे का मिलता है। वो कभी भी हो सकता है, 1 बजे से 2 बजे तक कभी भी हो सकता है। पर जो आपकी कौन होगी, बोल सकते हैं जो माँ बनी होगी हाल फिलहाल में, तो उसका 2 घंटे का होता है, याद रखना। ये हो सकता है कि आपका सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच कभी भी हो सकता है, 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास हो सकता है, और फिर बाद में यानी कि 2 या 3 बजे के आसपास होता है, तो 2 घंटे का, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, आगे लिखा हुआ 1 मंथ एक्सटेंशन, तो 26 वीक, जैसे अब जो बच्चा पैदा होता है नॉर्मली वो 9 महीने में होता है, और 4 अगर वीक पकड़ लें तो 9 चौको 36, कम से कम 36 से 40 वीक आपके देखने को मिलते हैं किस में, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उनमें से 26 वीक तक छुट्टी ले सकती है और सैलरी नहीं कटेगी। दूसरी बात, इन केस ऑफ द डेथ और डिसेबलमेंट देर इज़ द प्रोविजन ऑफ द मंथली पेमेंट टू दी एम्प्लॉयज़ और हिज डिपेंडेंट। बिल्कुल सही है कि अगर किसी व्यक्ति की काम के दौरान या काम करते समय डेथ हो जाती है या वो डिसेबल्ड हो जाता है तो मंथली पेमेंट उसे मिलेगी, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। दिस स्कीम ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एन अनएम्प्लॉयड पर्सन हु विल गेट द 50% ऑफ हिज लास्ट सैलरी, ठीक है। तो ये उनके लिए भी लागू होती है जो अनएम्प्लॉयड है, प्रोवाइड दैट ही डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज हर लास्ट एम्प्लॉयर्स। द एक्ट एस्टेब्लिश द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसके थ्रू आपका एक कॉर्पोरेशन भी बना है
autonomous corporation under the Ministry of the Labor and Employment, it had been given the status of the legal entity. अच्छा एक चीज़ और याद रखना, for all employees earning 21,000 or less per month, the employer contribution 3.25% and the employee contribution 0.75%. अब ये याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति 21,000 या उससे कम कमाता है तो जो एम्प्लॉयर है जिसने जॉब दी है वो कंट्रीब्यूट करेगा 3.25% और जो एम्प्लॉय है जिसको दी जा रही है सैलरी वो 0.75, तो ये टोटल मिला के 4% शेयर हो जाता है जो आपको इन्वेस्ट करना होता है किस फंड में, ESIC फंड में. दिस फंड इज मैनेज बाय द ESIC अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द एक्ट. तो ये जरूरी है, ये याद कर लेना कुछ मेन जो आपके पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट लिखा सेक्शन 75. अब ये जैसे मैंने सेक्शन 212 बताया था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से सेक्शन 75 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड टू एजुकेट dispute of the claims related to Employees State Insurance Act 1948. The latest amendment of the act made two changes. One, तो it raised the monthly क्या बोलते हैं monthly wages limited 21,000 from the previous 15,000. अच्छा, अब जो monthly wages हो गया वो कितना हो गया, 15,000 की जगह कितना हो गया, 21,000 हो गया. ये आपने याद रखना है. With effect from the 1st of January 2017, and the second is lowered the rate of the contribution from the 6.5% to 4%. जो मैंने अभी बताया था, ये जो एम्प्लॉयर होगा वो कितना देगा, 3.25% देगा और आपका जो एम्प्लॉय होगा वो 0.75 का कंट्रीब्यूशन करेगा इस फंड में. ये किसके लिए काम करता है, एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है. और जो वेगस है वो 15,000 से 21,000 कर दिया है, तो मतलब 21,000 से नीचे जो भी होंगे उनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन जब महंगाई दर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इफ, तो ये तब बढ़ती है जब आपका बैंक रेट बढ़ता है. तो मैं अभी बात कर दूंगा बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ठीक है ना, आपका CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, इनकी बात अभी कर लेंगे, ठीक है ना. तो जो इन्फ्लेशन होता है वो आपका क्या होता है, बैंक रेट पे करता है डिपेंड, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं, पहले देख लीजिए लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज़ द मेजर दैट एग्जामाइन द वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ द कंज्यूमर एंड द सर्विसेज सच एज द ट्रांसपोर्टेशन, फूड्स एंड मेडिकल केयर्स, इसमें आ जाता है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग द प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम, याद रखना, इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ द गुड्स एंड द एवरेज दैम या एवरेजिंग दैम चेंजेस इन द, अभी याद रखना ये किस पे डिपेंड करता है, एवरेज ऑफ द प्राइस पे करता है, वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है आपका, तो वो अलग है, ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है changes in the CPI are used to assess the price changes associated with the cost of the living. The CPI is one of the most frequently used statistics for the identified the period of the inflation or the deflation. If the bank rate is decreased, then the CPI increase. याद देखो यहाँ पे लिखा है the CPI is one of the most frequently used statistics to for the identify the period of the inflation or deflation. क्या महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई दर कम हो रही है, इसके बारे में बताने के लिए आपको कौन सा आ जाता है, CPI आ जाता है. वही बात करें CPI क्या होता है कि जब बैंक रेट आपका डिक्रीज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका CPI क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. तो लिखा हुआ इन्फ्लेशन, इट इज़ डिक्लाइन ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ द गिवन करेंसी. बिल्कुल सही. जब परचेसिंग पावर क्या होती है आपकी, क्या होती है, कम होती है, तो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था उस टाइम पे, कि परचेसिंग पावर आपकी अगर डिक्लाइन होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. परचेसिंग पावर इस तरीके की होती है, जैसे मैं बता दूं कि दो तरीके से GDP काउंट होती है, एक नॉमिनल बेस पे होती है और एक आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होती है, ठीक है ना. परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि नॉमिनल GDP के हिसाब से भारत 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. तो ये याद रखना, परचेसिंग पावर के हिसाब से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नॉमिनल GDP के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी, USA. परचेसिंग ये होता है कि मान लीजिए कि आपका अमेरिका में $1 में 2 पानी की बोतलें आती हैं, 2 बिस्लरी की बोतल आती हैं, तो $1 की भी कीमत कितनी है, लगभग 70 के आसपास है. तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ रुपीज़ में तो ये कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा आपका. और 140 रुपये में बिस्लरी कितनी बोतल आ जाएंगी आपकी, लगभग 7 के आसपास आ जाएंगी. मतलब कि भारत से खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब भारत की जो परचेसिंग पावर है वो बेहतर है किससे, USA से. पर क्योंकि जब डॉलर को चेंज करते हैं, क्योंकि वो बड़ी GDP है, क्योंकि वो लगभग आपकी $22 ट्रिलियन की इकॉनमी है, अब भारत जो है लगभग वो आपके $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो कंपैरिजन वाइज थोड़ा सा आगे आ जाता है USA, पर चाइना उससे आगे निकल जाता है. तो ये होती है परचेसिंग पावर पैरिटी. अगर परचेसिंग पावर पैरिटी में कमी आ जाए तो महंगाई दर बढ़ जाएगी. मतलब अगर 140 की जगह आपको कितनी 5 ही बोतल मिल रही है तो महंगाई बढ़ नहीं गई. अब 140 में पहले 7 आ रही थी, अब वही 140 में आपकी कितनी आएंगी, तो 140 रुपये के हिसाब से 5 का लगाएंगे हिसाब, तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40. तो पहले जो 20 रुपये की बोतल पड़ रही थी अब वो 28 रुपये की पड़ेगी. तो ये याद रखना
कि इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका परचेसिंग पावर डिक्लाइन करता है इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ने लग जाता है। आगे लिखा हुआ है a quantitative estimate of the rate at which the decline in purchasing power occurs can be reflected the increase of the an average price level of the basket of the selected goods and the services in an economy over some period of the time. The rise in the general level of the prices often expressed a percentage means that a universal currency effectively buys less than it did in the prior period. बैंक रेट है तो बैंक रेट इज द इंटरेस्ट, याद रखना, रेट विच इज द नेशन सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक्स। याद रखना कि जब क्या करता है जो आपका जैसा आरबीआई वो कैसे किनको पैसा देता है, डोमेस्टिक बैंक को देता है। रेपो रेट भी सेम होता है पर ये आपका जो होता है ऑफन इन द फॉर्म ऑफ द वेरी शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से ये आपका दिया जाता है। अभी बता दूंगा आगे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब बता दूंगा। मैनेजिंग द बैंक रेट इज द मेथड बाय द विच द सेंट्रल बैंक इफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है बैंक रेट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट दैट द सेंट्रल बैंक चार्जेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर द री discounting the bills of the exchange, and since there is a direct relation between the bank rate and other market rates of the interest, the central bank in the order to control the abnormal rise in the price level during the inflation। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक रेट इस तरीके का इंटरेस्ट रेट है जो आपका क्या होता है सेंट्रल बैंक चार्ज करता है किन से, कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक आरबीआई होगा, कमर्शियल बैंक में किसी को ले सकते हो आप, पंजाब नेशनल बैंक को ले लो, एसबीआई को ले लो, तो उनसे चार्ज करता है फॉर द री डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है ना। एंड सिंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक रेट एंड अदर मार्केट रेट्स, अब होता क्या है कि बैंक रेट का अदर मार्केट रेट से क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है आपका कनेक्शन होता है। तो सेंट्रल बैंक इन द ऑर्डर टू कंट्रोल द एबनॉर्मल राइज, तो सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है, अगर बोल सकते हैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो बैंक रेट पर डिपेंड करेगा, रेज द बैंक रेट। दिस मीन दैट द कमर्शियल बैंक हैव टू रेज देयर लैंडिंग रेट्स टू कवर अप द increase in the bank rate. As a result, people in the country will borrow the less because the higher rate of the interest and hence inflation is about under the control। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे बता देता हूँ। मान ली ये देख लीजिए सीआरआर अभी आपका कितना है 3% पे, अभी बता दूंगा इनका मतलब क्या होता है। एसएलआर 18% पे, रेपो रेट 4% पे, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 4.25% पे, बैंक रेट भी आपका 4.25% पे है। अगर मैं मान लो, देखो अगर आपने बैंक रेट अगर लगा कि आपका क्या है मार्केट में, ठीक है ना, इन्फ्लेशन करना है, महंगाई बढ़ानी है, तो उसका एक कारण होता है। जैसे बैंक रेट है तो बैंक रेट अगर 4.25 है तो मान लीजिए कि आपका आरबीआई ने एसबीआई को 100 रुपये, 100 नहीं, आप मान के चलिए कितना, 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए तो उस पर 4.25% के हिसाब से आपका अगर लगेगा तो बैंक रेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 425 रुपये। नहीं गलत कर रहा हूँ, 100 पे, ठीक है, 425 42 पॉइंट, तो 10,000 पे ले लो, 10,000 पे ले लो तो 40 कितना जाएगा, 10,000 रुपये दिए तो 425 उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो एसबीआई को जो पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इस तरीके से बना दे, आरबीआई से किसको जाना है पैसा, ये पैसा इस तरफ गया एसबीआई की तरफ। रेपो रेट पे दिया जा रहा है पैसा, तो मान लीजिए कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये दिए गए, और किस रेट पे दिए गए, 4.25% पे। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 425 रुपये देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,425 रुपये वापस देने होंगे एसबीआई को, किसको, आरबीआई को। बात समझ में। अभी एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहाँ से, तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आगे क्या करना पड़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बढ़ा देगा, कौन, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा, तभी तो ये पैसा दे पाएगा। अगर बैंक रेट आपका इंक्रीज़ होता है 4.25%, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो एसबीआई कहाँ से देगा, अपने पल्ले से थोड़ी नहीं देगा, तो वो तो किससे लेगा, कस्टमर से लेगा, वो तो किससे लेगा, कस्टमर से लेगा। तो वो भी क्या कर देगा, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है, ध्यान से सुनना, जैसे आपका बैंक रेट क्या होता है अगर इंक्रीज़ होता है तो इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो अब कस्टमर को पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो आपका क्या, इन्वेस्ट कम कर देगा, इन्वेस्ट क्या कर देगा, कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आ जाएगा, महंगाई भी कहाँ जाएगी, नीचे, क्योंकि खरीदा नहीं जा रहा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर आरबीआई आपका बैंक रेट को कम कर दे, क्या कर दे, गिरा दे, मान लो कितने परसेंट पे ला दी, 4% पे, तो अब जो बैंक है उसे कितना देना पड़ेगा, 10,000 के साथ 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब उसे कम देना पड़ रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, आपका घटा देगा। इंटरेस्ट रेट घट जाएगा
तो कस्टमर जो है वो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाएगी तो लोग पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाती है जब पैसा ज़्यादा खर्चा किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये याद रखना इन्फ्लेशन। तो बैंक रेट और इन्फ्लेशन का आपका क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा अगर बैंक रेट आप डिक्रीज कर देते हो, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है आपकी, क्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है कस्टमर के उससे, ठीक है ना, वो कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है किसी भी क्या बोलते हैं मटेरियल को, तो ये थोड़ा याद रखना, बैंक रेट पे डिपेंड करता है। तो अब देख लेते हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। तो मैं पहले रेपो रेट की बात करूंगा। रेपो रेट इज द रेट एट द विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। ये भी सेम होता है जैसे आपका कौन होता है, बैंक रेट होता है। तो रेपो रेट जो होता है तो वो क्या होता है, जैसे RBI है, तो RBI के द्वारा किसको, SBI को पैसा दिया जा रहा है। तो मान लो अगर वो रेपो रेट पे दे रहा है, तो रेपो रेट कितना है अभी आपका, तो मैंने बताया रेपो रेट है अभी आपका 4% है, तो 4% के हिसाब से देगा। तो अगर देखो 10,000 रुपये दे रहा है तो मैं 10,000 का ही आंकड़ा मानूंगा, तो कितना देना पड़ेगा 4% के हिसाब से, तो 400 रुपये हो जाएगा। मतलब वापस अगर देखो RBI ने अगर 10,000 रुपये दिए SBI को, तो SBI को वापस कितने करने, 10,400 रुपये करने, कितने करने, 10,400 रुपये करने। बस आपने ये थोड़ा दिमाग में रख दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बैंक इन द इंडिया इफ दे फेस अ स्कार्सिटी ऑफ द फंड्स। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो, वो क्या करता है, खरीदता है फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। उल्टा पड़ता है। अब क्या है, ऐसी RBI को जरूरत है, RBI ने बोला कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो SBI को अगर बोल देगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो SBI ठीक है, वो बोलेगा ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ। तो SBI जो लोन देगा उसे किस रेट पे देगा, तो वो देगा इस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, और वो कम होता है हमेशा। रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होता है। तो अभी कितना है 3.35। तो जो पैसे देने पड़ेंगे वो 335 रुपये आपका क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो RBI चुकाएगा बाद में SBI को, क्योंकि SBI ने 10,000 रुपये दिए, तो RBI जो चुकाएगा वो 10,400 नहीं चुकाएगा, 10,345 रुपये चुका, सॉरी 10,335 रुपये चुकाएगा, कम चुकाता है RBI, ये याद रखना। तो इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट लिखा, रेपो रेट इज द रेट एट द विच द RBI लैंड टू द कमर्शियल बैंक बाय द परचेसिंग सिक्योरिटी। अब देखो ये मैं किसके हिसाब से समझा रहा हूँ, बैंक रेट के हिसाब से, क्योंकि दोनों एक जैसे चलते हैं। होता क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में क्या होता है कि RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक देते हैं RBI को उधार, ठीक है ना। अब रेपो रेट इज द रेट एट द विच द RBI लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स बाय परचेसिंग सिक्योरिटी। क्या करता है, परचेस करता है सिक्योरिटी को। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या था कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तो गवर्नमेंट कहाँ से लेती, RBI से, किसी बैंक से नहीं लेती, RBI से लेती पैसे। तो RBI क्या करती है, टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट को पैसे देती रहती है। तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, कि गवर्नमेंट को भी वापस करना होता है ना पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी आपका क्या करती है, सिक्योरिटी पेपर्स आपके जो होते हैं, जैसे मैं बोल दूंगा, जैसे आपके कौन से होते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप करते होंगे पैसे, तो जैसे किसान विकास पत्र है, ये आपका कहाँ चलता है, किसान विकास पत्र चलता है आपका कहाँ, ये चलता है आपका पोस्ट ऑफिस में, हाँ पोस्ट ऑफिस में। तो आपने अगर 10,000 की FD करवाई किसान विकास पत्र में, तो अगर आप 10,000 की कराएंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और उसमें लिखा होगा कि फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और 10,000 की जगह वो कितना लौटा देगा आपको, इतने % इंटरेस्ट पे दिला देगा। अब इस कागज़ की वैल्यू के 10,000 रुपये नहीं, पर गवर्नमेंट जारी करती है, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सिक्योरिटी बेचती है, वो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ बेचती है, जो आपके होते हैं सिक्योरिटी बेच देती है RBI को, ठीक है ना। और RBI ले भी लेती है कि गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो तो पैसे वापस दे ही देगी। RBI क्या करती है, जब किससे पैसे लेती है, कमर्शियल बैंक से लेती है, तो वो सिक्योरिटी आगे बढ़ा देती है, SBI को बढ़ा देगी, और SBI करेगी पैसे दे देती है, और वो सिक्योरिटीज़ ले लेती है, और उन सिक्योरिटीज़ को किन को बेच देती है, फिर आपके कस्टमर को। फिर क्या होता है, अगर फिर से क्या होगा, मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, वो पैसा हो गया इसके पास, उसने फिर से सिक्योरिटी अपने पास लेनी है, तो उल्टा प्रोसेस चलता है। तो याद रखना कि रेपो रेट जो होता है वो परचेसिंग सिक्योरिटीज़ के हिसाब से होता है। बैंक रेट जो होता है वो लैंडिंग होती है, रेट एट द विच द कमर्शियल बैंक कैन बोरो। अब देखो यहाँ पे RBI लैंड टू द कमर्शियल बैंक, RBI देता है जब पैसे, और वो देना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है कि RBI पैसा देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, हाँ। पर अगर ज़रूरत पड़ गई किसी भी, आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, इमरजेंसी में, तो ये होता है आपका बिल्कुल तुरंत मिल जाता है आपका, ठीक है ना। बैंक रेट जो होता है तुरंत मिल जाता है, इसलिए जो इसका रेट इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है
इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि तुरंत मिलता है, इमरजेंसी मिलता है। तो ये क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है, जब उसे ज़रूरत होती है। ऊपर तो क्या है कि जब आरबीआई देगा और वो एक फिक्स टाइम पे देगा। जैसे आपकी जो आपकी बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की, वो ट्राई मंथली आती है आपकी, हर 3 महीने में आती है, तो वो आपका जारी हो जाता है उस हिसाब से पैसा। पर अगर बैंक को जरूरत है किसी भी इमरजेंसी में, तो बोरो कर सकता है आरबीआई से विदाउट एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए बगैर। तो होता क्या, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है। और अगर बैंक रेट बढ़ा, तो बैंक रेट अगर बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, बैंक रेट अगर बढ़ जाता है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी आपका बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, महंगाई भी कम हो जाती है। अगर बैंक रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, लोग खरीदते जाते हैं, ठीक है ना। जैसा आपका लोन, आपकी अभी जो आपका लोन रेट चल रहा है काफ़ी नीचे चल रहा है, तो लोग खरीद काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन देखने को मिले, ठीक है ना। होप कि इन दोनों को, इन तीनों चीज़ों को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका बैंक रेट, में तीनों समझाने में आपको कामयाब रहा। एक आता है आपका एमएसएफ, पर एमएसएफ से पहले मैं आपकी सीआरआर की बात करूंगा। अभी अगर सीआरआर देखेंगे आप, तो ये 3% के, अभी होता क्या 3%, तो देख लीजिए लिखा हुआ है कि सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ द मनी विच अ बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। अगर मान लीजिए एसबीआई के पास 100 रुपये थे, तो ये 3% है, तो 100 में से 3 रुपये अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब जब तक रिवर्स रेपो रेट था, तो उसमें क्या था कि आरबीआई को क्या दिया जाता था, लोन बोल सकते हैं, आरबीआई को पैसा दिया जाता था, लोन दिया जाता था बैंकों के द्वारा। तो उसमें क्या मिलता था, इंटरेस्ट रेट। सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। 3 रुपये आपको एज अ सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी, कमर्शियल बैंक को, जितना भी उसके पास पैसा है। ऑन द अदर हैंड एसएलआर इज अ प्रोपोर्शनल ऑफ द लिक्विड एसेट्स टू टाइम एंड डिमांड लिएबिलिटीज। अब मैं एसएलआर की वजह से बोलते हैं आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ठीक है ना। ये कितने पे चल रहा है, तो देखो एसएलआर चल रहा है 18% पे। ये इतना ज़्यादा क्यों होता है, तो मैं बता देता हूँ। एसएलआर क्या होता है, मान लो एसबीआई के पास 100 रुपये थे, तो 3 रुपये तो उसने कहाँ दे दिए, आरबीआई को दे दिए, जिस पे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो सिक्योरिटी वहाँ पे रखी हुई। 18% क्या होगा, 18% मतलब अगर मैं 100 रुपये का 18% निकालूँ तो 18 रुपये। अभी 18 रुपये का क्या करना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक इसे क्या कर सकता है, या तो फिर किस में रखे, कैश में रखे। उसके पास देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी तो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बेची जाती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में रखे, ठीक है ना, या फिर गोल्ड की फॉर्म में रखे, और ये उसे अपने पास ही रखना पड़ता है। इस पर वो छेड़ाखानी नहीं कर सकता। इतना तो उसे अपने पास मिनिमम 18 रुपये अपने पास एट अ टाइम रखना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं आपका क्या, एसएलआर, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो लिखा हुआ है कि लैंडिंग रेट एट द विच द कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द, सॉरी मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ पर था। तो देखो लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड एसएलआर इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द लिक्विड एसेट्स टू टाइम एंड डिमांड लिएबिलिटीज। सीआरआर रेगुलेट द फ्लो ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी वेयर द एसएलआर, देखो ये फ्लो को दिखाता है सीआरआर, और एसएलआर दिखाता है सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक। सॉल्वेंसी मतलब बैंक करप्ट ना हो, मतलब अगर कभी बैंक में दिक्कत आई तो वो 18% का उस समय यूज़ किया जा सकता है, पर उस पर छेड़ेगा नहीं जब तक आरबीआई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अच्छा वहीं अगर एमएसएफ की बात करूँ, अब एमएसएफ क्या होता है, ये आपका ये लगभग बैंक रेट के बराबर है, ये भी 4.35 के, सॉरी 4.25 के बराबर। ये क्या होता है, आपका ओवरनाइट लोन होता है। होता क्या है, रिजर्व बैंक ही देता है, किनको देता है, कमर्शियल बैंक को। सेम जैसा आपका रेपो रेट है और जैसे आपका क्या है बैंक रेट है, तो सेम होता है। आरबीआई लैंड फंड्स ओवरनाइट टू शेड्यूल बैंक्स, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, लैंड मतलब क्या करता है, आपका देता है, शेड्यूल बैंक को देता है, और ओवरनाइट देता है। कैसे देता है, ओवरनाइट मतलब रातों रात, 1 दिन 2 दिन के अंदर ये पैसा दे दिया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए होता है, इसलिए इसका रेट भी कितना है, 4.25% है। चल नेक्स्ट चलते हैं, आपके समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो नेक्स्ट चलते हैं, कैश फ्लो इज लिंक टू। अब कैश फ्लो जो होता है ना, कैश फ्लो जो होता है आपका, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैश फ्लो जो होता है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो कैश फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा बोथ बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। में पढ़ा देता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ द कैश, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, एंड द कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज ऑन द एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें समय लिया जाता है 1 साल होता है। बैलेंस शीट जो होती है वो 3 साल की मेंटेन करनी होती है आपको, ठीक है ना, कम से कम। इट इंक्लूड द डिटेल बोथ द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट अ कंपनी असेट्स, जिसमें उसकी संपत्ति आती है, लिएबिलिटीज की, उसने कितना पैसा चुकाना है, उसकी जिम्मेदारियां आती हैं, एंड द शेयर होल्डर इक्विटी एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। द प्रॉफिट एंड द लॉस स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज द रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजली अ ईयर, ये लिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीन तरीके के आपके अकाउंट देखने को मिलते हैं नॉर्मली। तो होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों देखने को मिलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसमें आपका विजिबल, नॉन विजिबल और आपका कैसा आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, लोन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो कैपिटली मैं बता चुका हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आप उन वीडियो में देख सकते हैं। अभी बात करेंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की। तो लिखा हुआ है एज पर गोल्डन रूल्स, ये पढ़ाऊंगा अभी, मतलब फिगर के थ्रू दिखाऊंगा। नॉमिनल अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। तो डेबिट करता है किससे, एक्सपेंस है, और क्रेडिट करता है किसको, अपनी इनकम से। सिमिलरली द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। सो इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट फुलफिल्स द क्राइटेरिया फॉर द बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट एज पर द गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। Further, at the end of the accounting period, closing balances in the nominal account to not get the carried forward to the next accounting period. Instead, all these balances are carried to income and expenditure account. Similarly, the balance in income and the expenditure account is also not carried forward to the income and expenditure account for the succeeding year, but instead the transfer of to balance sheet as on the closing date of the current account period. Balances, अब देखो लिखा हुआ balances in the nominal account, तो लिखा हुआ है कि ये आपका बैलेंस इन द नॉमिनल अकाउंट, फिर क्या होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, फिर आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है ना। देयरफॉर इट कैन बी इजीली सेड दैट द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट विल ऑलवेज बी बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखना, अगर कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात आती है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, वेयर इज बैलेंस शीट विल नेवर कंटेन द बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। याद रखना कि जो बैलेंस शीट है वो कभी भी बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट को कंटेन नहीं करती है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो आसान है याद करना। नॉमिनल अकाउंट, ये लिस्ट याद कर देना आपको, डेबिट द एक्सपेंस और द लॉस ऑफ द बिजनेस। आगे बात समझ में, तो इसमें एक्सपेंस आ गया, क्रेडिट द इनकम और गेन इन द बिजनेस या गेन ऑफ द बिजनेस। तो नॉमिनल अकाउंट आपका किस में चलता है, प्रॉफिट लॉस में चलता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर में चलता है। रियल अकाउंट की बात करूंगा तो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कितना आया, क्रेडिट व्हाट गोज फ्रॉम द बिजनेस। तो रियल अकाउंट चलता है बिजनेस वाइज, कितना आया कितना गया। अच्छा, पर्सनल जो अकाउंट होता है वो रिसीवर और गिवर के बीच में होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो याद रखना कि रियल अकाउंट में आपका बिजनेस मोड होगा, ठीक है ना, और इसमें आपका क्या होता है, पर्सनल होगा, वो सिंपल रिसीवर और गिवर है। और नॉमिनल अकाउंट में आपका क्या आ जाएगा, लॉस प्रॉफिट, इस तरीके की बातें होंगी, और आपका एक्सपेंस और गेन की एक्सपेंस और इनकम की बात हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट के बीच में, जैसे लिखा हुआ है मीनिंग क्या है, तो अमाउंट पेड फ्रॉम द अकाउंट इन टू अनदर रिजल्ट इज इंक्रीजेज। अगर इंक्रीज होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने पर, अगर उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाता है तो वो डेबिट प्रोसेस है। वही आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओड द क्रेडिटर्स बाय द डिबेटर्स, और अगर किसी के अकाउंट में भेजने पर आपके अकाउंट में क्या आती है, कमी आती है, तो उसे क्रेडिट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। और कैश फ्लो जो होता है वो आपका हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, सिंस द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ओनली टू द कैश ट्रांजेक्शन, केवल इसमें क्या होता है, कैश फ्लो में कैश ट्रांजेक्शन होता है। इट इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द इकोनॉमिक डिसीजन दैट आर मेड फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन एंड यूजली अ ईयर। एक साल के अंदर हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी अकाउंट को क्लोज करना है तो आप क्या कर दो, तुरंत पे कर दो। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उसके पैसे चुका दो तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होती है कि आप प्रॉपर्टी जैसे गिरवी रख दी, अब प्रॉपर्टी अगर किसी ने गिरवी रखी है तो जरूर नहीं उसके मामले में उतना जल्दी पैसा आ पाए। तो कैश फ्लो सबसे आसान तरीका होता है, शॉर्ट टर्म में आपका ये क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। A cash flow statement shows the inflows and the outflows of the cash and the cash equivalent from the variation activities of the company during this specific period। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पीछे पढ़ाया था। The primary objective of the cash flow statement is to provide the usual information about the cash flows, inflows, outflows of an enterprise during a particular period under the various heads: operating activities, investing activities, and the financial activities. This information is useful in the providing the users of the financial statement with the basis to the assess the ability of the enterprise to generate the cash and cash equivalent and the need of the enterprise to utilize those cash flow। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द कैश। सोर्स मतलब कि पैसे आने का कौन सा सोर्स नहीं है। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं। अच्छा, कोई भी कंपनी होती है वो दो तरीके से आपका क्या करती है, शेयर को इशू करती है। एक होता है आपका आईपीओ, जिसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कंपनी है, अगर उसे अपने शेयर बेचना है तो वो क्या कर सकती है, अपने शेयर को किसके थ्रू बेच सकती है, आईपीओ के थ्रू बेच सकती है, ठीक है ना, मतलब अपना हिस्सा बेचना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना पब्लिकली। और दूसरा होता है एक आपका एफपी होता है, तो इसे बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपने पहले भी शेयर बेचे हैं
और अगर आप दूसरी बार बेच रहे हैं या तीसरी बार बेच रहे हैं, लगातार आपका क्या हो गया, चौथी पाँचवीं इस तरीके से बेच रहे हैं, मतलब पहली बार जब किया जाता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आता है, और जब एक से ज़्यादा बार आप करने लग जाते हैं, शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, हर कंपनी करती है, आपने देखा होगा शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसा अगर रिलायंस के शेयर है तो आप रिलायंस के शेयर खरीद लेंगे, आपने कुछ शेयर खरीद लिए, तो उसका मतलब ये है कि आप उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप। तो ये क्या होता है कि रिलायंस के अगर ये जब शेयर बेचेगी तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा उसकी जगह, और वो शेयर क्या कर सकती है, बेच सकती है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस हिसाब से आपकी क्या होगी, कंपनी आपका क्या करेगी, बोल सकते हैं परफॉर्म करेगी। तो इश्यू ऑफ शेयर ये आपका सोर्स होता है कैश का, बिल्कुल सही है। और परचेसिंग ऑफ मशीनरी, अब बताइए अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे क्या, नहीं। तो ये सोर्स नहीं होता कैश का, याद रखना, परचेस करना किसी मशीनरी को। अच्छा, सेल्स ऑफ असेट्स, असेट्स मतलब संपत्ति को क्या करना, बेचना। तो बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो सेल्स ऑफ असेट तो होता है भाई, सोर्सेज ऑफ द कैश। और डिविडेंड रिसीव्ड मतलब लाभांश, लाभांश लेना, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे किसी चीज़ पे और आपको उस पर कितना 10% का क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया, तो आपको पैसा आ रहा है ना, मतलब कितना रुपये मिलेगा, 10% के हिसाब से 110 रुपये वापस मिल जाएगा। तो डिविडेंड रिसीव आता है, केवल और केवल परचेसिंग ऑफ द मशीनरी नहीं आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा था, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज सोन एज। अब देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी आती है ना, तो उसमें दोनों चीज़ आती है, इन्वेस्टिंग भी आती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी आती है। जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स एंड द डिवेंचर इज सोन एज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इज सोन इन द इन्वेस्टिंग investing activities. Thus interest items appears in the investing and the financial. अब देखो इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स एंड डिवेंचर, तो ये फाइनेंशियल में आता है, और इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड होता है तो वो किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। अच्छा, ऑपरेटिंग किस तरीके का होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी और द मेन एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल, फॉर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द गारमेंट्स, अगर कोई कंपनी गारमेंट मैन्युफैक्चर करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, तो किस पे लगता है, रॉ मटेरियल पे लगता है। ऑपरेटिंग किस पे लगता है, रॉ मटेरियल पे लगता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। द इनकरेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सेल ऑफ द गारमेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी, वो रॉ मटेरियल्स पे होती हैं, जो आपका बिल्कुल कैसा होता है, कच्चा माल होता है, उस पे होता है। ये होती है ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो जो सेल होती है, परचेसिंग होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे होती है, जैसा आपका मशीनरी हो गई या फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म पे होता है आपका इन्वेस्टमेंट, जब आप काफ़ी लंबे समय के लिए देखते हैं। जबकि ऑपरेटिंग जो होता है वो कैसा होता है, जैसे आपका कपड़ा इंडस्ट्री आ गया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी परचेसिंग एंड सेलिंग होती है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कैश कैश क्या करता है, आपका प्रोसीड करता है। इसमें क्या आ जाता है, जैसे आपका आपकी इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, डिवेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स आ जाते हैं, और रिपेमेंट ऑफ द बैंक लोन्स ये आ जाते हैं। तो इन तीनों को याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज कंसिडर्ड एज द कैश इक्विवेलेंट। कौन क्या है, कौन सा ऐसा टर्म है जो कैश के बिल्कुल समान है। तो आप जानते हैं कि कुछ समय पहले तक हम ओवरड्राफ्ट या ड्राफ्ट फैसिलिटी लगाते थे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है कैश इक्विवेलेंट के, ठीक है ना। अच्छा, तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज एट द of an enterprise during a particular period. As per the AS3, cash comprises cash in hand and the demand deposit with banks, and the cash equivalent means the short term highly liquid investment. शॉर्ट टर्म का मतलब काफ़ी तेज़ी से, हाईली लिक्विफाइड। हाईली लिक्विफाइड सबसे, देखो मैं बताता हूँ कि भारत में अगर देखा जाएगा, आप बताओगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाईली लिक्विफाइड है करेंसी के मामले में, या बोल सकते हैं परचेसिंग के मामले में हाईली लिक्विफाइड। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा नोट है भाई, हमारा जो क्या है रुपया है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड है। आप कहीं भी चला सकते हो, कोई मना थोड़ी करेगा। अगर आप कोई सामान ले रहे हो और उसे आप रुपए दे रहे हो तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना। और जैसे कौन कौन सी, तो लिक्विडिटी में सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो अपनी। मान लीजिए अगर आपने बोल सकते हैं प्रोविडेंट फंड करा रखा है, या फिर आपका मान के जो लोग आपने कोई यानी कि एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति एफडी को लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। और जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड भी एक अच्छा लिक्विडिटी असेट्स माना जाता है, तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट दैट रीडली कन्वर्टेड इन नोन amount of the cash and the which are the subject to the insignificant risk of the change in the value, and investment normally qualifies as the cash equivalent
ओनली व्हेन इट हैज़ अ शॉर्ट मेच्योरिटी, ठीक है, और से 3 मंथ्स और द लेस देन द डेट ऑफ द एक्विजिशन। तो ये कितने के लिए होता है? शॉर्ट मेच्योरिटी 3 महीने के लगभग आसपास आपका होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, अब इसमें कैश इन हैंड आता है, कैश एट द बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये याद रखना आपका कैश इक्विवेलेंट कौन सा होता है आपका। अच्छा, द पर्पज ऑफ द एकोमोडेशन बिल, तो अकोमोडेशन जो होता है वो तब दिया जाता है सेवा के लिए, या जब क्या होती है, जब आपकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड होती है। तो ये कब होती है? जब वन पार्टीज आर इन नीड ऑफ द फंड्स, तो एकोमोडेशन होता है आपका, ठीक है ना। एकोमोडेशन वगैरह जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप किसी भी फॉर्म में काम करते हैं और आप कंपनी के काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको पूरी तरीके से एकोमोडेशन दे। मतलब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी दिल्ली की है और आप चले गए हैं कहाँ, मान लीजिए आप चले गए मुंबई, तो मुंबई जाके ऐसा थोड़ी नहीं है कि वहाँ पर आप गए, वहाँ पे तो मान लो आपको कोई जान पहचान नहीं है, तो क्या होगा, आपको होटल लेना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ेगा, आपका क्या होगा, फूड होगा, ठीक है ना, सर्विसेज होंगी, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो वो कंपनी उठाएगी। वो किस में उठाती है? अकोमोडेशन बिल में। तो होता क्या है कि अब आपकी कंपनी आपके हाथ में पैसा तो देगी नहीं कि बोल के ये पैसे ये मुंबई में खर्चा, इस तरीके से नहीं होता। तो मान लीजिए आपने क्या किया, तो होटल किया, तो आपको क्या करना है, बिल जनरेट करना है कि भाई ये मैंने कमरा लिया, ये कमरा जो पड़ा 1000 रुपये का पड़ा, तो इसका बिल जनरेट कर दिया, कहाँ से? होटल से। फूड था, फूड का भी बिल जनरेट कर दिया कि 200 रुपये का मैंने खाना खाया, ठीक है ना। पेट्रोल था, तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला दिया, ठीक है ना, 200 रुपये का, इस तरीके से। तो ये आप क्या कर सकते हैं, एकोमोडेशन बिल क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इन बिल्स को आप क्या करोगे, फिर कंपनी को दोगे, और फिर कंपनी उसकी जगह आपको क्या दे देगी, बिल को दिखाते ही आपको टोटल, जैसे आपका यहाँ पे 1400 रुपये, तो 1400 रुपये आपके अकाउंट में डाल देगी। ये होता है आपका एकोमोडेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, एन एकोमोडेशन बिल इज यूज्ड विदाउट अ ट्रेड ट्रांजेक्शन, याद रखना, एट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स इफ एक्स इज नीड ऑफ मनी, अगर एक्स को जरूरत है पैसे की, ही ड्रॉज अ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर वाई, तो वो किस में करेगा, ड्रॉ करेगा किस में, आपका वाई में, बिल्स को किसको करेगा, जैसे इसको पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत है, पर इसके पास क्या एकोमोडेशन बिल है, तो ये एकोमोडेशन बिल किसको दे सकता है, वाई को दे सकता है, जो क्या कर सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है। द बिल इज देन डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द ड्यू डेट एंड द मनी इज शेयर्ड बिटवीन द एक्स एंड वाई। तो उसके बाद क्या होगा कि वाई क्या कर सकता है, उस पैसों को कर सकता है बैंक में जाकर, जहाँ पे उसका अकाउंट है। अब ये मान लीजिए एक्स का अकाउंट नहीं है, वो कहीं जा रखा है, तो बिल अकोमोडेशन बिल को इसको दिखा सकता है वाई को, वाई अपने अकाउंट से क्या कर सकता है, उस पैसे को ले सकता है, और फिर दोनों अपना जितना भी होगा, इसका जितना होगा और इसका जितना होगा, वो दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ये होता है। अच्छा, लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट इज राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइंड बाय द मेकर एंड द डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन to pay a certain sum of the money only to or to order to a certain person or the bearer of the instruments. Last question देखते हैं, which of the following is the are correctly matched according to the definition given under the child labor provision and the regulation act। ये याद रखना 1986 इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द 14 ईयर्स ऑफ एज। बिल्कुल सही है कि जिसकी, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, उससे 14 साल से जो छोटे होते हैं, अंडर 14 ईयर्स होते हैं, उनको चाइल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और 14 साल से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, पर हाँ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप कोई हैजार्डस वर्क नहीं पकड़ेंगे जहाँ पे खतरा है, उसके लिए कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल मेड अंडर द सेक्शन 18। बिल्कुल सही है। डे मीन्स अ पीरियड ऑफ द 24 आवर्स। याद रखना, डे जो बोला जाता है, एक दिन जो बोला जाता है, वो 1 नाइट और 1 डे को बोला जाता है, 1 नाइट 1 डे को बोला जाता है। तो टोटल मिला के कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट एक्सटेंड द होल ऑफ द इंडियन सेक्शन 2 डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो लिखा मीन्स इन रिलेशन to an establishment under the control of the central government or the railway administrator or a major port or a mine oil field the central government and in all other cases the state government. Child means a person who has not completed the age of the 14. Day means the period of the 24 hours beginning at the midnight. ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 बजे रात से दिन आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो डेट होती है वो चेंज इसी दिन तो होती है, 24 से 25 तारीख लगनी, तो इस तरीके से होगा। Establishment include a shop, commercial establishments, workshop, firm, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or the other places of the public amusement and the entertainment। तो ये था आपका आज का वीडियो। इसका जो PDF है वो मैं एक साथ डाल दूंगा, आपका 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस के, वो टेलीग्राम पे भी डल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी डल जाएगा, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फेसबुक पे हमारा कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से चैनल है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।